हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस। मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का शिक्षण पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लास से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होती है, टाइम होती है, क्लास पीडीएफ होती है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आपको अपने एजुकेटर के साथ एंगेज होकर डिस्कस करके क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है उसको क्लियर करने का अवसर मिलता है। दूसरा, आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है जिसमें आपको डेली बेस के आधार पर पीटी और मेंस का टेस्ट दिया जाता है। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है जिसमें तहत एक निर्धारित समय में आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं। देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात आप अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन लेके मल्टी बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का है और दूसरा आइकॉनिक है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है यह 50,500 का है और आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट के बाद 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप इसका दूसरा जिसे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं वो लेना चाहते हैं तो 12 मंथ का यह 69,500 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट के बाद यह आपको 12 मंथ का 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है? डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है, पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। और साथ ही आप ऑप्शनल पेपर का अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है यह 27,500 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट के बाद 12 मंथ का आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। और तब आप ऑप्शनल पेपर में मेरे साथ ज्योग्राफी और हिस्ट्री में जुड़ पाएंगे और इसका आप बेनिफिट उठा पाएंगे। साथ ही अकेडमी के द्वारा नेक्स्ट कॉम्बाट का आयोजन 7 फरवरी को किया जा रहा है और इसकी टाइमिंग 11 AM में है। आप इसमें इनरोल करके अनअकैडमी कॉम्बाट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जब आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो ढेर सारे प्राइजेज जीतने का आपको अवसर मिलता है और इंडिया लेवल के आधार पर आप अपने प्रिपरेशन को जज करने में सफल हो पाते हैं। साथ ही 1 फरवरी से अनअकैडमी के नए बैच की शुरुआत की गई है, तो आप इसमें सब्सक्रिप्शन लेकर अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये इंग्लिश माध्यम में, हिंदी मीडियम में, बाइलिंगुअल और एनसीईआरटी आधारित फुल लेंथ कोर्स सभी बैचेज हैं। आप इसका एडमिशन लेकर अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट बैच 6 फरवरी को स्टार्ट होगा। 6 फरवरी को स्टार्ट होने वाले वीकेंड बैच है, उसका भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और साथ ही आपके सुविधा के लिए अनअकैडमी के द्वारा कम्बो पैक की शुरुआत की गई है। यदि आप प्लस कोर्स ऑप्शनल पेपर का और जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यह 12 मंथ का जो है 88,705 का है और 24 मंथ का जो है यह 1,31,510 का है। और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और इसी प्रकार जो है सो प्लस कोर्स यदि जीएस का और ऑप्शनल पेपर का भी लेते हैं, आप 12 मंथ का लें या आपको 70,103 में और 24 मंथ का लें तो आपको यह 99,680 में प्राप्त हो जाएगा। और मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करने से आपको 10% बेनिफिट भी प्राप्त होगा। आप अनअकैडमी के कम्बो पैक का प्रयोग करें और जीएस के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को लें
ताकि आपके लिए वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो और फिर आपके पढ़ाई में भी सुविधाजनक हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल। एक बार फिर से सभी का मॉडर्न इंडिया के 18वीं शताब्दी के क्षेत्रीय राज्य भाग 1 मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देख लिया होगा, और आज इसमें हम 18वीं शताब्दी के क्षेत्रीय राज्य के भाग 2 में चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये क्षेत्रीय राज्य, एक एक क्षेत्रीय राज्य बताने का मूल उद्देश्य यह है ताकि आप ब्रिटिश एक्सपेंशन और ब्रिटिश एक्सपेंशन के क्रम में जो प्रमुख युद्ध लड़े जाते हैं उन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ, समझ कर पाएँ, तो वो। और प्रीलिम्स में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में भी, यूपीएससी में, ये भी आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आज हम इस क्षेत्रीय राज्य में किस किस राज्य पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम उस समय के एक 18वीं शताब्दी के आमेर के शासक सवाई जैन सिंह के बारे में चर्चा करेंगे, आमेर के शासक के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा इसमें हम एक बुंदेलखंड के जो शासक होते थे, तो बुंदेलखंड के शासक के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा इसमें हम जो रोहेला रोहेला राज्य था, तो रोहेला के राज्य पर चर्चा करेंगे। जो बंगस पठानों का राज्य था, तो बंगस पठान के राज्य पर चर्चा करेंगे। और साथ ही इसमें हम 18वीं शताब्दी में जो केरल के तटीय प्रदेशों में राज्य थे, उन राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। और छठा फिर इसमें जो मराठा के अधीन, पेशवा के अधीन जो मराठा साम्राज्य है, तो पेशवा के अधीन हम मराठा साम्राज्य पर चर्चा करेंगे। ये सब चर्चा करने के बाद हम आपको लिए चलेंगे ब्रिटिश एक्सपेंशन, और जिसका आपको इंतजार होगा उसमें हम आपको लिए चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को रिलेट करने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि 18वीं शताब्दी में हमें 3 प्रकार के राज्य मिलते हैं। 18वीं शताब्दी में हमें क्या मिलते हैं? 3 प्रकार के क्षेत्रीय राज्य मिलते हैं। और 3 प्रकार के जो क्षेत्रीय राज्य मिलते हैं, इसमें एक राज्य कौन था जिसको हम लोगों ने उत्तराधिकार वाले राज्य के रूप में जाना था, उत्तराधिकारी वाले राज्य। और उत्तराधिकारी वाले राज्य के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि 3 राज्य इसमें शामिल थे। इसमें से एक जो बंगाल का प्रांत था वो, दूसरा जो हैदराबाद का राज्य था वो, और तीसरा जो अवध का राज्य था वो। तो इन तीनों उत्तराधिकार वाले राज्य के बारे में हम लोग क्लास कर चुके हैं इस पिछले लेक्चर में। दूसरा हम लोगों ने मुगल विरोध कर स्थापित हुए राज्य जो थे, यानी कि मुगल शासक का विरोध कर जो स्थापित हुए राज्य थे उसके बारे में। तो इसमें हमने बेसिकली 2 राज्यों को रखा था, एक सिख राज्य को रखा था जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, और दूसरा इसमें पेशवा के अधीन जो मराठा साम्राज्य हो जाएगा वो, जिसके बारे में आगे अध्ययन किया जाएगा। और तीसरा जो अन्य स्वतंत्र राज्य थे उसके बारे में। तो अन्य स्वतंत्र राज्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे पहले, और उसके बाद पेशवा के अधीन जो मराठा साम्राज्य का विस्तार होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो अन्य राज्य हैं उसमें सबसे पहले 18वीं शताब्दी के एक राजा हो जाएंगे राजपूत राज्यों में, जिनका नाम था सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह का जो शासन काल हो जाएगा वो 1681 से लेके 1743 तक इनका समय, लंबे समय तक का है। तो 18वीं शताब्दी के श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर के सवाई जयसिंह थे, और ये एक विख्यात राजनेता भी थे, कानून निर्माता भी थे, और कानून निर्माता के साथ साथ क्या थे, एक सुधारक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और सुधारक के साथ साथ ये विज्ञान प्रेमी थे, खगोल के प्रति इनकी काफ़ी अभिरुचि थी। पिंक सिटी जयपुर शहर की स्थापना इन्होंने ही की थी। और एक महान खगोल शास्त्री भी थे, जैसे मैंने पहले ही कहा था, जिन्होंने दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में और मथुरा में वेधशाला स्थापित किया था। ये जो वेधशाला था बेसिकली एक प्रकार से खगोलकी का वेधशाला था। तो दिल्ली, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पर जयसिंह के द्वारा वेधशाला स्थापित किए गए थे। तो 4 स्थान आप याद रखेंगे, ये दिल्ली हो गए, जयपुर हो गए, उज्जैन हो गए, और मथुरा में इन्होंने वेधशाला की स्थापना की थी। इन्होंने एक सारनियों का सेट तैयार कराया था जिसे हम जिज मोहम्मद शाही कहते हैं। तो जिज मोहम्मद शाही के बारे में यदि पूछेगा तो क्या है, तो जिज मोहम्मद शाही एक सारनियों का सेट था जिसके सहारे खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिलती। यानी कि खगोल के आंकड़ों को जुटाने के लिए इन्होंने जिज मोहम्मद शाही नामक एक सारनियों का सेट बनाया था जिससे आपको खगोल की जानकारी मिलती।
तो इनका विज्ञान के प्रति काफ़ी अभिरुचि था, जो 2 चीज़ों से हमें दिखाई देता है और अन्य चीज़ें भी आएँगी। एक तो इन्होंने खगोलीय पर्यवेक्षण के लिए वेधशाला स्थापित किया था, कहाँ-कहाँ पर? 4 जगह पर, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में। और कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये प्रश्न आ जाएगा कि जो सवाई जयसिंह आमेर के शासक थे, उनके द्वारा एक जिज मोहम्मद शाही बनाया गया था, विकसित किया गया था, वो क्या था? जिज मोहम्मद शाही बेसिकली एक सारनियों का सेट था, इंस्ट्रूमेंट हो गया एक प्रकार का, जिसके तहत जो है खगोलीय पर्यवेक्षण में हमें सहायता मिलती थी या उनको सहायता मिलती थी। फिर इन्होंने यूक्लिड की रेखा गणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको याद रखने की जरूरत है कि यूक्लिड के रेखा गणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया और नेपियर की जो रचना है उसका भी संस्कृत में अनुवाद कराया, जिससे त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियों और लघु गणक को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो नेपियर की कृति का भी इन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया और यूक्लिड की रेखा गणित का भी संस्कृत में अनुवाद करवाया, जिससे गणित के विकास में अधिक सहायता मिली, त्रिकोणमिति के विकास में। इन्होंने एक कानून लाने की कोशिश की जिससे कि लड़की की शादी में किसी राजपूत को अधिक खर्च करने के लिए मजबूर ना होना पड़े। इस तरह का भी इन्होंने कानून बनाने का प्रयास किया और 18वीं शताब्दी के एकमात्र शासक सवाई जयसिंह आमेर के, जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो सवाई राजा जयसिंह के बारे में कई बार पूछा जा सकता है। पिंक सिटी की स्थापना, इन्होंने वेधशालाएं स्थापित की थी, इन्होंने जिज मोहम्मद शाही सारनियों का सेट बनाया था, यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद करवाया था और नेपियर की रचना का भी संस्कृत में अनुवाद करवाया, जिससे त्रिकोणमिति और जो लॉगरिथमिक होती है इन विषयों को सॉल्व करने में सहायता मिली थी, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्षेत्रीय राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा फर्रुखाबाद का राज। तो फर्रुखाबाद का जो राज था वो मोहम्मद खां बंगस पठान, जिसको आप कहते हैं, मोहम्मद खां के द्वारा स्थापित था। और मोहम्मद शाह जो सल्तनत मुगल काल के शासक हो जाएंगे, शासन में अलीगढ़ और कानपुर के मध्य एक स्वतंत्र राज्य के रूप में ये विकसित हुआ था। मोहम्मद शाह जो मुगल शासक, उत्तरवर्ती शासक मोहम्मद शाह रंगीला हो जाएंगे, उसी रंगीला के शासन काल में अधिकांश क्षेत्रीय राज्य स्वतंत्र हुए थे, स्थापित हुए थे। तो बेसिकली ये हो जाएगा, ये छोटा सा एरिया हो जाएगा, कानपुर से लेके अलीगढ़ के बीच का जो एरिया हो जाएगा, बहुत छोटे से क्षेत्रों में यहाँ पर जो फर्रुखाबाद का राज्य था, इसका संस्थापक मोहम्मद खां बंगस पठान था, वो याद रखेंगे। आगे चलकर इस राज्य में बुंदेलखंड और इलाहाबाद के प्रदेशों को भी शामिल कर लिया गया, यानी कि इसके नीचे का जो बुंदेलखंड का रीजन हो जाएगा और पूर्व में जो इलाहाबाद तक का प्रदेश है, इन सारे प्रदेश को शामिल कर लिया गया था। 1743 ईस्वी में मोहम्मद खां बंगस की मृत्यु, जो इस राज्य का संस्थापक था, उसका पुत्र कायम उत्तराधिकार हुआ। कौन सा उत्तराधिकार हुआ? कायम। तो पहला ये याद रखना है, तो वंश का संस्थापक जनरली यही पूछेगा, तो मोहम्मद खां बंगस था। कहाँ पर ये राज्य था? तो अलीगढ़ और कानपुर के बीच के क्षेत्र में था। आगे चलकर इसमें जो बुंदेलखंड का रीजन है यूपी एमपी का, वो भी शामिल कर लिया गया और इलाहाबाद तक के प्रदेशों को शामिल कर लिया गया। और मोहम्मद खां बंगस की 1743 में मृत्यु के बाद उसका पुत्र कायम जो है उसका उत्तराधिकार होता है। और फिर इसके बारे में और जान लीजिए कि ये जो बंगस राज्य है, ये बंगस राज्य के बारे में आगे हम लोग देखेंगे कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स का शासन काल आएगा, थोड़ी बहुत उस पर चर्चा होगी। लेकिन अभी यही इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको बताया जाए। नेक्स्ट जो है रोहिला का राज्य था, जिसको रोहिलखंड का राज्य भी हम लोग कहते हैं। रोहिलखंड राज्य का जो संस्थापक था अली मोहम्मद खां था, रोहिलखंड राज्य का संस्थापक। वो जो पिछला आपने पढ़ा है वो अली मोहम्मद खां बंगस था, बंगस पठान का राज्य था, और ये सीधे अली मोहम्मद का राज्य है, संस्थापक रोहिलखंड का। वैसे इस राज्य की स्थापना की शुरुआत इसके पूर्वज वीर दाऊद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रोहिलखंड राज्य की स्थापना का प्रयास वीर दाऊद के द्वारा भी किया गया था। लेकिन जो रोहिलखंड राज्य का वास्तविक संस्थापक हो जाएगा वो अली मोहम्मद था। 1721 में वीर दाऊद की मृत्यु के बाद अली मोहम्मद उसका उत्तराधिकार हुआ। उसने रोहिलखंड राज्य की सीमा का विस्तार किया और 1737 ईस्वी में मुगल बादशाह से नवाब का खिताब प्राप्त किया। समय 1737 है, तो 1737 में मुगल बादशाह कौन हो जाएगा? तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जो रंगीला हो जाएगा। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में इसको जो है सो ख्याति मिली थी और मोहम्मद शाह रंगीला ने ही इसे नवाब की खिताब दी थी।
तो 1700 बेसिकली जैसे मैंने पहले ही कहा कि यदि रोहिलखंड राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो अली मोहम्मद खां हो जाएगा। शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो वीर दाऊद के द्वारा की गई थी, और वीर दाऊद 1721 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अली मोहम्मद उसका उत्तराधिकारी और रोहिलखंड राज्य की सीमा का विस्तार करता है। 1737 में इसको मुगल बादशाह से नवाब की उपाधि भी मिलती है। फिर नादिर शाह के आक्रमण के दौरान मुगल सम्राट की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर बरेली, मुरादाबाद, हरदोई, बदायूं के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया, जिसमें आगे चलकर पीलीभीत, बिजनौर और कुमायूं का क्षेत्र, यानी कि बिल्कुल जो पश्चिमी यूपी का अधिकांश क्षेत्र है, इस पश्चिमी यूपी के अधिकांश क्षेत्र को और कुछ दोआब के क्षेत्रों को मिलाकर इसने एक राज्य बना लिया था। और किस कब स्थिति का लाभ उठाकर? तो नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था 1739 में, जाहिर सी बात है कि कमजोर होते हुए मुगल शक्ति के मुखौटे को नादिर शाह के आक्रमण ने ध्वस्त कर दिया था। तो उस कमजोर स्थिति, एक तरीके से आप कहेंगे कि नादिर शाह के जाने के बाद भी मुगल शासक जो है सो अपने आप को फिर से स्थापित नहीं कर पाए, और वही कारण था कि धीरे धीरे एक एक करके क्षेत्रीय जो राज्य थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे थे। तो उसी परिस्थिति का लाभ उठाकर जो अली मोहम्मद था उसने क्या किया कि बड़े क्षेत्रों में विस्तार कर लिया। जो बरेली का क्षेत्र है, जो मुरादाबाद, हरदोई, बदायूं, पीलीभीत, बिजनौर, कुमाऊं, पूरे क्षेत्रों में अपने राज्य का विस्तार कर लिया था और एक बड़ा ही रोहिलखंड राज्य का निर्माण कर लिया था। 1745 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अली मोहम्मद को कुचलने के लिए सफदर जंग के नेतृत्व में सेना भेजी थी। पहले तो आप देखिए कि मुगल शासक से ही इसको नवाब की प्राप्ति हुई थी। 1737 में आपने देखा था कि नवाब का पद, लेकिन जब देखा कि अली मोहम्मद का राज्य काफी विकसित हो रहा है और वो मुगलों को चुनौती देने लगा था, तब तत्कालीन मुगल शासक जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसने सफदरजंग, जो अवध का नवाब था और मुगल शासक का वजीर भी था, सफदरजंग के नेतृत्व में एक सेना भेजता है, किंतु सफलता प्राप्त नहीं होती है। बाद में बादशाह ने अली मोहम्मद से समझौता कर लिया, यानी कि जब सफदरजंग उसे दबाने में सफल नहीं हुआ तो फिर क्या करता है बादशाह, जो रोहिलखंड राज्य, रोहिला राज्य था, उससे समझौता कर लेता है, जिसके अनुसार बनगढ़ के किलेबंदी को तोड़ना और अपनी जागीर को मुगल बादशाह को सौंपने के लिए राजी होना पड़ा। इसके बदले बादशाह ने 4000 मनसब दिया और सरहिंद का मुगल फौजदार बनाकर भेज दिया। यानी कि यहाँ पर इस तरीके से, एक तरीके से आपको दिखाई दे रही है कि जो अली मोहम्मद खां था, युद्ध में तो पराजित नहीं हुआ, लेकिन उसके ऊपर भी दबाव बन रहा था और मुगल शासक भी चाहता था कि इसके राज्य को सीमित किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे इसके राज्य का विस्तार होगा तो पूर्व में मुगलों की सीमा सिमटती जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए और उसने क्या किया था कि बाणगढ़ का किला भी किलेबंदी कर ली थी, जो मुगलों के आक्रमण को रोकने के लिए था। तो सफदरजंग को भेजता है और सफदरजंग जब इसमें सफलता प्राप्त नहीं करता है तो दोनों के मध्य समझौता हो जाता है, और उस समझौते के तहत क्या होता है कि जो अली मोहम्मद रहेला सरदार है, इसको बानगढ़ की किलेबंदी तोड़नी थी, उसका जो अपना जागीर का क्षेत्र था वो मुगल बादशाह को सौंपना था, और बदले में मुगल बादशाह ने उसको 4000 का मनसब दिया और पंजाब में सरहिंद का फौजदार बनाकर जो है भेज दिया। लेकिन 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण की योजना की सूचना पाते ही उसने सरहिंद में अपना पद त्याग कर वापस रोहिलखंड आ गया और पुनः रोहिलखंड में मुगल शासन का अंत कर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। यानी कि जो मुगल बादशाह कूटनीति के तहत उसको सरहिंद भेज दिया था कि जब ये नहीं रहेगा तो धीरे धीरे रोहिलखंड का राज का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और मुगल क्षेत्र में उसको शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण की पृष्ठभूमि बनती है, वो सरहिंद का जो फौजदार रहता है उस पद को छोड़कर सीधे रोहिलखंड आता है और फिर से वहां पर मुगल प्रांतपति को पराजित करके फिर से रोहिलखंड राज्य पर अपना अधिकार कर लेता है, जो उसके पूर्वज के द्वारा स्थापित और उसके द्वारा विस्तारित किया गया था। 1748 ईस्वी में अली मोहम्मद की मृत्यु के बाद हाफिज रहमत खां उसका उत्तराधिकारी हुआ। तो 3 शासक हो गए इसमें। एक आपने देखा कि पहला वीर दाऊद हुआ था यहाँ पर, वीर दाऊद के बाद अली मोहम्मद खां और अली मोहम्मद खां के बाद हाफिज रहमत खां उत्तराधिकारी हुआ। पानीपत के तृतीय युद्ध में रेहला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। इस युद्ध के बाद रेहला आजाद हो गए। कुछ समय के लिए दिल्ली पर भी उनका कब्जा रहा। वारेन हेस्टिंग्स के काल में अवध के नवाबों ने रोहिलखंड को अवध प्रांत में मिला लिया। इसकी पहली राजधानी बरेली और बाद में
तो यहाँ पर ये याद रखना है कि हाफिज रहमत खां और पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है तो उसमें रहेलों के द्वारा अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया जाता है। और पहले भी जो बंगस पठान थे और जो रोहिलखंड के शासक थे, इनका अफगानों के साथ अच्छा संबंध था। आपने पिछले लेक्चर में या जब उत्तरवर्ती मुगल में बता रहा था तो उसमें भी मैंने बताया था कि नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था उसको प्रेरित किया था जो बंगस पठान थे, उन्होंने भी प्रेरित किया था। और रोहिलखंड का जो शासक था उनका भी उनसे अच्छा संबंध था। वो लोग चाहते थे कि अफगानों का यहाँ पर दबदबा मुगलों पर बना रहेगा, तो हमारे लिए वो कूटनीति के हैसियत से बेहतर होगा, हम स्वतंत्र राज्य के हैसियत के रूप में राज्य करते रहेंगे। और इसीलिए 1761 ईस्वी में जब पानीपत का युद्ध होता है मराठों और अफगानों के बीच, तो उसमें भी इन्होंने अफगान को साथ दिया, क्योंकि उस समय तक मुगलों की सत्ता का तो लगभग पराभव हो चुका था, लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध से पहले यह लग रहा था कि मुगल के स्थान पर मराठे भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और मराठों से इन लोगों के, चूंकि मराठों का विस्तार हो रहा था और मराठे अब गंगा यमुना दोआब की ओर बढ़ रहे थे, तो मराठों से बचने के लिए कि उनका भी पराभव हो जाए, उनकी शक्ति सीमित हो जाए, इसलिए जो हाफिज रहमत खां है, इसने क्या किया, अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। और इसके बाद जो है सो अंग्रेज, जब मराठे भी कमजोर हो गए, मुगल तो कमजोर थे ही, तो इनको पूरी तरीके से इन लोगों को आज़ादी मिल गई। और फिर क्या हुआ कि कुछ समय तक तो दिल्ली में भी इनका प्रभाव रहा। गुलाम कादिर रेहला एक है जो मुगल बादशाह को पूरी तरीके से अंधा करके, कैदी करके बना के रखता है। हाफिज रहमत खां के बाद गुलाम कादिर रहेला इनका प्रमुख बनता है। और उसके बाद जो है सो देखेंगे कि अवध के साथ जो विलय होता है अवध के प्रांत में, तो उससे पहले रोहिला के साथ अंग्रेजों का एक युद्ध होता है जिसको मिरानपुर कटरा का युद्ध कहते हैं। मिरानपुर कटरा का युद्ध। और ये जो मिरानपुर कटरा का युद्ध होता है, ये बेसिकली जो होता है वारेन हेस्टिंग्स के समय में होता है। जब हम आपको ले चलेंगे वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में, तब आपको बताएंगे। तो वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में होता है, और इसमें रहेलों की पूरी तरीके से पराजय होती है और रहेलों की बस्तियों को पूरी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा नष्ट नाबूद कर दिया जाता है। और यह इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के समय रहेले पूरी तरीके से समाप्त कर दिए जाते हैं। और ये जो रोहिला राज्य था, तो इसकी जो राजधानी पहले थी बरेली में, आंवला इनकी प्रथम राजधानी थी। बाद में रामपुर में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो जो रेहला थे, इसमें शासक का क्रम याद रखना है कि सबसे पहले वीर दाऊद हो जाएगा, फिर दाऊद के बाद अली मोहम्मद हो जाएगा, अली मोहम्मद हो जाएगा। अली मोहम्मद के बाद आपने देखा है कि हाफिज रहमत खां है, हाफिज रहमत खां। और हाफिज रहमत खां के बाद गुलाम कादिर रेहला आता है, गुलाम कादिर रेहला। और गुलाम कादिर रेहला ने मुगल बादशाह को अंधा बनाया था, जिसके शासनकाल में था। मैंने उत्तरवर्ती मुगल में आपको इसके बारे में बताया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। कभी फैक्ट इन फैक्ट में स्टेट पीसीएस में, खासकर यूपी एमपी राजस्थान से इस तरीके का प्रश्न आ जाएगा। यूपीएससी में इन क्षेत्रों को टच यदि करेगा तो 18वीं शताब्दी के क्षेत्रीय राज्य में से बंगाल को टच करेगा, हैदराबाद को टच कर सकता है, अवध को टच कर सकता है। और 18वीं शताब्दी के जो खासकर सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक दशा है उसको वो टच करेगा। लेकिन फिर भी आपको किसी भी एग्जाम के लिए याद रखने की जरूरत, आप जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उन सबके एग्जाम के लिए ये जरूरी है। फिर एक छोटा सा राज्य था बुंदेलखंड के क्षेत्र में, तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र हो जाएगा जो यूपी और एमपी के क्षेत्र में अवस्थित था, उस बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो हो जाएगा एक छोटा सा राज्य था, बुंदेला राज्य कहेंगे। तो बुंदेला राज्य की जो शुरुआत होती है, बुंदेलों ने मधुकर शाह के अधीन काफी शक्ति को बढ़ा लिया था। यानी कि बुंदेलों की जो शुरुआत होती है, जो उनके राज्य की शुरुआत होती है, वो मधुकर शाह के अधीन होती है। और ओरछा को, जो मध्य प्रदेश में आजकल एरिया ये हो जाएगा, ओरछा में अपनी राजधानी को स्थापित किया था किसने, मधुकर शाह ने। बार 1592 ईस्वी में, 1592 ईस्वी का शासन काल है, तो ये किसका शासन काल हो गया, बिल्कुल अकबर का शासन काल हो गया। तो 1592 ईस्वी में मधुकर शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र वीर सिंह बुंदेला, जो जहांगीर का काफी प्रिय था, और अबुल फजल की कहते हैं किसी के द्वारा हत्या की गई थी, तो वीर सिंह बुंदेला बुंदेलखंड का शासक बना। जहांगीर के शासन काल में वीर सिंह को 3000 का मनसब दिया गया था। वीर सिंह बुंदेला को 3000 का क्या दिया गया था, मनसब दिया गया था। मैंने पहले भी कहा था कि वीर सिंह बुंदेला का जहांगीर के साथ अच्छे संबंध थे।
तो सबसे पहला 2-3 पॉइंट यहाँ पर कि बुंदेलखंड राज्य की शुरुआत मधुकर शाह के अधीन होती है। उसी क्षेत्र में इन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाया था। ओरछा के आसपास अपनी राजधानी बनाई ओरछा में। और जब मधुकर शाह की मृत्यु होती है तो उसके बाद वीर सिंह बुंदेला, और वीर सिंह बुंदेला को जहांगीर ने 3000 का मनसब दिया था। वीर सिंह के दिन बुंदेलों की शक्ति अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी, यानी कि जो वीर सिंह बुंदेला था, तो वीर सिंह बुंदेला का दिन जो बुंदेलखंड राज्य या इसका जो क्षेत्र था वो काफी प्रभावशाली हो गया था। वीर सिंह ने मथुरा में केशव देव राय के मंदिर का निर्माण कराया था। ये तो जब मध्यकालीन भारत आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ा रहा था उसमें भी बताया होगा कि मथुरा के केशव देव राय मंदिर का निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने ही करवाया था। 1627 ईस्वी में वीर सिंह की मृत्यु के बाद जुझार सिंह उत्तराधिकारी बना, और जुझार सिंह की मृत्यु के बाद 1635 में चंपत राय बुंदेलखंड का मुखिया। तो क्रम यहाँ पर याद रखेंगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अभी तक के क्रम में कौन हो गया कि मधुकर शाह हो गए बुंदेलों का प्रभुत्व स्थापित करने वाला। मधुकर शाह के बाद कौन सा हो जाएगा, वीर सिंह बुंदेला, और वीर सिंह बुंदेला का जहांगीर के साथ अच्छा संबंध। फिर जुझार सिंह बुंदेला, और जुझार सिंह जो बुंदेला है की मृत्यु कब होती है, 1627 में। और जुझार सिंह 1635 में। और जुझार सिंह के बाद कौन सा है, चंपत राय बुंदेला सरदार बनता है। तो ये चार क्रम में याद रखना है। मधुकर शाह है, वीर सिंह बुंदेला है, जुझार सिंह बुंदेला है, और फिर चंपत राय है। इसमें जो जुझार सिंह का है समय वो भी किसके शासन काल में है, जहांगीर के शासन काल में है। वीर सिंह का भी जहांगीर के शासन काल में। चंपत राय का जो है वो जहांगीर से शुरू होता है और शाहजहां के काल में प्रवेश कर जाता है। सामूगढ़ की लड़ाई में चंपत राय ने औरंगजेब का साथ दिया था। तो सामूगढ़ की लड़ाई कौन हो गई, शाहजहां के पुत्रों के बीच जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, उस उत्तराधिकार के युद्ध में एक सामूगढ़ का युद्ध था। तो उस सामूगढ़ के युद्ध में चंपत राय ने औरंगजेब का साथ दिया था, ये ध्यान रखें। 1667 ईस्वी में देवगढ़ अभियान के दौरान मुगलों का साथ दिया था। देवगढ़ अभियान किसके, तो मराठों के अगेंस्ट औरंगजेब ने जो देवगढ़ का अभियान करवाया था, तो मराठों के अगेंस्ट देवगढ़ के अभियान में चंपत राय जो था मुगलों का साथ दिया था। छत्रसाल ने सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान में साथ दिया था। अब इसका अर्थ यह है यहाँ पे कि जो चंपत राय है उसके बाद सबसे प्रमुख जो बुंदेला सरदार है वो कौन सा हो जाएगा, छत्रसाल हो जाएगा। और यही 18वीं शताब्दी का प्रमुख बुंदेला सरदार था। तो चंपत राय के बाद जो अगला सरदार हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, छत्रसाल हो जाएगा। छत्रसाल औरंगजेब और शिवाजी दोनों का समकालीन था, ये ध्यान में रखेंगे। छत्रसाल औरंगजेब और शिवाजी दोनों का समकालीन था। तो छत्रसाल बनता है, और छत्रसाल ने सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान में साथ दिया था। और बंदा बहादुर के विरुद्ध किसने कौन करेगा, तो बंदा बहादुर का के विरुद्ध अभियान होता है किसके समय में, बहादुर शाह प्रथम के समय में। तो ये ध्यान में रखेंगे। 1720 ईस्वी में बुंदेलों ने पुनः मुगलों के विरुद्ध बगावत कर दी, यानी कि यहाँ तक तो आप देख रहे हैं कि सामूगढ़ की लड़ाई तक जो है उसके बाद लगभग 1720 तक बुंदेला और मुगलों के बीच अच्छे संबंध हैं। मराठों के विरुद्ध अगेंस्ट अभियान में भाग देते हैं। फिर छत्रसाल सिखों के विरुद्ध, खासकर जो बंदा बहादुर जो गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख का नेतृत्व करते हैं उसके विरुद्ध अभियान में साथ देते हैं। लेकिन 1720 के बाद क्या होता है कि जो छत्रसाल है उसकी नीति अलग हो जाती है। 1727 ईस्वी में मुगल सम्राट ने मोहम्मद खान से छत्रसाल के नेतृत्व में बढ़ती हुई बुंदेला की शक्ति को कुचलने के लिए कहा, परंतु छत्रसाल ने मराठों की सहायता से मोहम्मद खान का सफलतापूर्वक सामना किया। ये मोहम्मद खान कौन है, बंगस सरदार है, ये याद रखेंगे। जो मोहम्मद खान है ये बंगस सरदार है। इसी को कहा था छत्रसाल की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने के लिए। और उसमें जब उसको भेजता तो उसको सफलता नहीं मिलती, क्योंकि छत्रसाल का मराठों के साथ क्या था, अच्छा संबंध था। और देखिए बहादुर शाह प्रथम जो मुगल सम्राट था उसके साथ भी छत्रसाल के अच्छे संबंध थे, जो आपको उत्तरवर्ती मुगल में बताया था। लेकिन आगे के समय में जो मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल है उसके शासनकाल में जाकर बुंदेला का और मुगलों के संबंध कटु हो जाते हैं। मोहम्मद शाह बुंदेला के विरुद्ध अभियान भी भेजता है, किसके नेतृत्व में, मोहम्मद खान के नेतृत्व में। लेकिन मराठों के साथ वो दोस्ती कर लिया रहता छत्रसाल, इसलिए इनको सफलता प्राप्त नहीं होती है मुगल सम्राट को।
और फिर क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि मराठा कैंप जो युद्ध की संभावना बनती है, तो मराठा कैंप जिसमें बुंदेला और मराठा दोनों की मैत्री से ही वो सामना करते हैं मुगलों का। तो मराठा कैंप में महामारी फैलने के कारण मराठा सेना वापस दक्षिण चली गई। फलस्वरूप 1739 ईस्वी में छत्रसाल ने मोहम्मद खान से समझौता कर लिया और मोहम्मद खान ने बुंदेलखंड पर हमला न करने का वचन दिया। हालांकि यहाँ पर समझौता हो जाता है, लेकिन समझौते के बाद जो छत्रसाल ने मुगल के क्षेत्र को जीतने की नीति बनाई थी, उसने वो त्याग दिया और मोहम्मद खान ने भी आश्वासन दिया कि जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उस पर वो अभियान नहीं करेगा। और 1731 में छत्रसाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने उसके रियासत को आपस में बांट लिया। ये ध्यान में रखेंगे। छत्रसाल की मृत्यु के बाद जो बुंदेला राज्य उसका कोई खास वर्णन हमें नहीं मिलता, उसके पुत्रों के बीच वो राज्य बांट लिए जाते हैं। 18वीं शताब्दी का जो केरल था, तो 18वीं शताब्दी के केरल में 4 राज्य थे, यानी कि आज के समय में भी यहाँ पर ये 18वीं शताब्दी का ये यहाँ का जो केरल का एरिया हो जाएगा, इस केरल के क्षेत्र में 4 राज्य थे। एक कालीकट का राज्य था, दूसरा चिरक्कल का राज्य था, तीसरा कोचिन का राज्य था और चौथा कौन था? त्रावणकोर का राज्य था। ये चारों राज्य आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप आंग्ल मैसूर वार पढ़ेंगे तो आंग्ल मैसूर वार के समय में इन राज्यों की चर्चा होगी। आंग्ल मैसूर वार के समय, टीपू सुल्तान के समय, हैदर अली के समय जो है इन राज्यों की चर्चा होगी। तो 4 राज्य थे, कालीकट, चिरक्कल, कोचिन और त्रावणकोर। इसमें राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में त्रावणकोर को काफी प्रसिद्धि मिली थी। यानी कि इन चारों राज्यों में नाम तो याद रखना, कालीकट का आपको याद होगा, कालीकट का जो शासक होता था इनकी वंशानुगत पदवी क्या होती थी? जमोरिन होती थी, आपको याद होगा, जमोरिन होती थी। और जब कालीकट के तट पर वास्को डिगामा पहुंचा था, आपको याद होगा, तो वास्को डिगामा का जमोरिन जो यहाँ का शासक था उसने स्वागत किया था। ये वही कालीकट का राज्य है। फिर उसके नीचे चिरक्कल और फिर कोचीन का राज्य था। इसमें जो त्रावणकोर का राज्य है, यह 18वीं शताब्दी का सबसे प्रमुख केरल का राज्य था और यह राज्य राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। मार्तंड वर्मा एक विद्वान दूरदर्शी शासक था। उसने किनौन तथा इलायदाम को जीता था। ये द्वीप हो जाएगा हिंद महासागर में अवस्थित, श्रीलंका के आसपास। तो किलोन और इलायदाम को जीता था राजा मार्तंड वर्मा ने। और जिस तरीके से 18वीं शताब्दी के राज्य में आपने आमेर के शासक सवाई जयसिंह के बारे में समझा है, विद्वान थे, उसी तरीके से राजा मार्तंड वर्मा और इसके उत्तराधिकारी जो राजा रवि वर्मा होंगे वो एक विद्वान शासक थे। तो क्षेत्र भी जीतते हैं। दूसरा, डच लोगों को हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया था। यानी कि राजा मार्तंड वर्मा ने केरल में जो डच शक्ति थी, जो डच फैक्ट्री स्थापित थी, तो डचों को यहाँ पर पराजित करते हैं और उनकी शक्ति का उन्मूलन करके केरल से उनकी राजनीतिक सत्ता को हटा देते हैं। फिर राजा मार्तंड वर्मा के द्वारा सिंचाई के लिए और व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए भी प्रयास किया गया। सिंचाई को प्रोत्साहन देने का अर्थ है कि कृषि को प्रोत्साहन दिया और व्यापार वाणिज्य को भी प्रोत्साहन दिया। त्रावणकोर के शासक के नेतृत्व में, यानी राजा मार्तंड वर्मा के संरक्षण में जो त्रावणकोर राज था, तो वहां पर मलयालम साहित्य को संरक्षण दिया गया। ये पॉइंट मस्ट है, इसको याद रखेंगे। और त्रावणकोर की राजधानी जो त्रिवेंद्रम थी, जो आज तिरुवनंतपुरम कहलाता है, त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्या का उस समय प्रसिद्ध केंद्र था। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा एक उत्कृष्ट कवि, संगीतज्ञ, अभिनेता, विज्ञान का जानकार, उसने यूरोपीय मामलों में भी गहरी दिलचस्पी ली थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 18वीं शताब्दी के शासक जो एक साथ कवि था, संगीतज्ञ था, अभिनेता था, विज्ञान था और यूरोपीय मामलों में जो गहरी दिलचस्पी ली थी, वो कौन थे? राजा राम वर्मा थे। और वैसे यूरोपीय मामलों में गहरी दिलचस्पी तो 18वीं शताब्दी में हैदर, ये टीपू सुल्तान, इनकी भी काफी थी और वो भी कई एक साथ कई भाषा के जानकार थे। तो आगे आगे जैसे जाएगा आपको हर एक फैक्ट को ध्यान में रखना है, मैं तुलना करके बता दूंगा ताकि आप अपना ध्यान में रखेंगे। ये जो राम वर्मा थे उस समय लंदन, कोलकाता और मद्रास से निकलने वाले अखबारों और पत्रिकाओं का नियमित रूप से अध्ययन करते थे। आप समझ सकते हैं कि यूरोपीय मामलों में इनको कितनी गहरी दिलचस्पी थी। जो उस समय लंदन से, कोलकाता से और मद्रास से समाचार पत्र पत्रिकाएं निकलते थे, उनको ये नियमित रूप से अध्ययन करते थे। और नियमित धारा प्रवाह इंग्लिश ये बोल सकते थे, यानी मलयालम भाषा के साथ साथ
इंग्लिश पर भी इनकी अच्छी पकड़ थी राम वर्मा की, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये जो 18वीं शताब्दी के क्षेत्रीय राज्य थे, ये मैंने फैक्ट के हिसाब से आपको बता दिया है। और अन्य राज्य यदि आपको ना भी याद रहे तो कम से कम 4-5 राज्य जो आपको याद रखने हैं, जो आगे चलकर आपको काम देगा। केरल के इन चारों राज्यों को याद रखना है, कालीकट के बारे में, चिरक्कल के बारे में, कोचीन के बारे में और त्रावणकोर के बारे में, क्योंकि ये चारों राज्य जब आप आंगल मैसूर वार का जिक्र होगा, तो आंगल मैसूर वार के संबंध में आप इन चारों राज्यों को सुनेंगे। तो उस समय आपको ये ना लगे कि ये कालीकट कहाँ था, ये चिरक्कल कहाँ होगा, ये कोचीन कहाँ होगा। ये चारों केरल में, केरल छोटा सा एक राज्य और चारों ही छोटे छोटे केरल में हुआ करते थे। तो आपको आसानी से याद आना चाहिए कि ये केरल का राज्य था। और इसी तरीके से एक जो रहेला राज्य है, रहेला राज्य आपको याद रहना चाहिए। रहेला राज्य इसलिए क्योंकि जब आप वारेन हेस्टिंग्स का अध्ययन करेंगे, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो विदेश संबंध होगा, जो आंतरिक संबंध होगा, उसमें जैसे मैंने पहले कहा, इमरानपुर कटरा का युद्ध होता है, जिसमें रहेलों को बुरी तरह से पराजित किया जाता है। तो उसको समझने में आपको मदद मिलेगी। और उसके बाद जो आपको मुख्य रूप से याद रखना है फैक्ट के रूप में, जैसे बुंदेलखंड राज्य है, तो छत्रसाल या उसके जो पूर्वज जितने भी थे उसको क्रोनोलॉजी के रूप में याद रखेंगे, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। रहेला को याद रखना और ये चार याद रखना। और इनके समय में जो केरल के जो राजा राम वर्मा और मार्तंड वर्मा है, इनके समय में जो कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये पीटी के हिसाब से आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो राज्य हो जाएंगे वो हो जाएगा पेशवा के अधीन मराठा साम्राज्य। तो पेशवा के अधीन जो मराठा साम्राज्य हो जाएगा उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज 1627 से लेके 1680 तक इनका, माता इनकी जीजाबाई। और उसके बाद जो है सो छत्रपति संभाजी 1680 से 1689 में, 1689 में औरंगजेब के द्वारा संभाजी को की हत्या करवा दी जाती है और शाहू को जेल में डाल दिया जाता है और उनकी माता को भी जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन संभाजी की मृत्यु के करने के बाद 1689 से लेके 1700 तक जो है राजा राम मराठों का नेतृत्व करते हैं। फिर 1700 से लेके 1707 तक ताराबाई मराठों का नेतृत्व। फिर क्या होता है कि जब बहादुर शाह शासक बनता उत्तरवर्ती मुगलों में, तो वो कूटनीति के तहत क्या करता है, कूटनीति के तहत शाहू को और उनकी माता को, शाहू को और उनकी माता को जेल से रिहा कर देता है। और जेल से रिहा करने के बाद आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि शाहू को वो विधिवत राजा नहीं मानता है, विधिवत राजा नहीं मानता है। यदि शाहू को विधिवत राजा मान लेता तो जाहिर सी बात है कि जो आगे चलकर युद्ध हुआ ताराबाई में और शाहू में वो होता नहीं। तो विधिवत राजा नहीं मानता है। कूटनीति यही थी कि शाहू को छोड़ेंगे तो जो पेशवा का पद है, जो मराठा साम्राज्य है, उसको लेकर ताराबाई जो उस समय नेतृत्व कर रही थी और शाहू के बीच युद्ध होगा और युद्ध में दोनों कमजोर होंगे, उससे मुगलों को लाभ मिलेगा। यही कूटनीति और युद्ध होता भी है। अंत में ताराबाई की पराजय होती है और छत्रपति शाहू जो है सो शाहू छत्रपति बनते हैं, जो 1707 से लेके 1749 तक रहते हैं। लेकिन 1700 शाहू छत्रपति बनते हैं, लेकिन 1707 से लेके जो आप कहेंगे कि अंतिम समय तक 1707 से लेके जो 1818 जहाँ पर मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त होता है, अंग्रेजों के साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो 1707 के बाद जो मराठा साम्राज्य की मूल कहानी है वो पेशवा का है, पेशवा का है। तो पेशवा का जो पद होता था ये मराठा प्रशासन में शिवाजी के समय भी होता था। आपको याद होगा जो शिवाजी के प्रशासन में एक अष्ट प्रधान होता था, आपको याद होगा। तो अष्ट प्रधान में 8 मंत्री होते थे छत्रपति को उनके प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करने के लिए। और उसमें जो अष्ट प्रधान में छत्रपति को उनके प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करने के लिए होते थे, उसमें सबसे पहला जो होता था वो पेशवा का पद ही होता था। तो जो पेशवा का पद होता था ये बेसिकली क्या होता था कि छत्रपति की अनुपस्थिति में यदि छत्रपति कहीं अभियान पर गया है, कहीं बाहर गया है, तो छत्रपति की अनुपस्थिति में मराठा साम्राज्य के आंतरिक गृह से सभी प्रशासनिक कार्यों की देखभाल करना पेशवा का काम होता था। तो ये पेशवा का पद शिवाजी के शासन काल में भी था, लेकिन उसके समय में जब छत्रपति की महत्ता, जब छत्रपति शक्तिशाली रहा तो पेशवा पर नियंत्रण रखा। तो ये ध्यान में रखेंगे कि 1707 में जो बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनते हैं, बालाजी
विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ किसका पेशवा बनता है? तो साहू का पेशवा बनता है, क्योंकि इस समय एक तरीके से 1749 तक छत्रपति साहू रहता है। बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनता है और बालाजी विश्वनाथ 1707 से लेके 1720 तक पेशवा रहता है। लेकिन ये पहले पेशवा नहीं थे, ये आपको याद रखना है कि पेशवा शिवाजी के समय में भी होता था, जो पूरा मराठा साम्राज्य छत्रपति की अनुपस्थिति में पूरे प्रशासन का संचालन करना इनका काम होता था। लेकिन साहू कमजोर पड़ता है, वो केवल नाम मात्र के छत्रपति होते हैं। मूल शक्ति जो हो जाती है 1707 के बाद से लेके 1818 तक, तो 1707 से लेके 1818 तक जो मूल मराठा साम्राज्य है वो पेशवा की कहानी है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पेशवा के बारे में, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो जो पेशवा का कालक्रम हो जाएगा और जो पेशवा का पद है वो यदि आप एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो पेशवा के शासन काल में सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ पेशवा, जैसे मैंने पहले ही कहा कि 1714 से लेके 1720 तक का इनका कार्यकाल है। फिर बाजीराव का 1720 से 1740, बाजीराव प्रथम उर्फ नाना साहब पेशवा 1740 से 61 तक। फिर बालाजी जो माधवराव बल्लाल पेशवा उर्फ कुर्ले माधवराव पेशवा 61 से 72 तक। फिर नारायण राव पेशवा 72 से लेके 74, बहुत कम काल। रघुनाथ राव बहुत समय के लिए। सवाई माधवराव पेशवा 74 से 95 तक। फिर पेशवा बाजीराव फिर 1796 से लेके 1818 तक। और दूसरे नाना साहेब सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। तो इसमें जो प्रमुख पेशवा है, इन पेशवा के समय में मराठा साम्राज्य का कैसे विस्तार होता है, कैसे चलता है, कैसे युद्ध होता है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमने एक लिंक दे दिया है कि पेशवा को समझना है और पेशवा पद कहाँ से है ये भी आपके ध्यान में आ जाना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। और पेशवा जो है सो साहू के समय से प्रमुख रूप से जो है, जो छत्रपति तो नाम मात्र का होता है, पेशवा के हाथ में बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ के बाद जब बाजीराव प्रथम जो बाजीराव प्रथम जो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र हैं वो पेशवा बनते हैं, तो इसके बाद पेशवा का पद वंशानुगत हो जाता है। यानी कि बाजीराव प्रथम के समय से पेशवा का पद वंशानुगत हो जाता है। इससे पहले पेशवा का पद वंशानुगत नहीं था, योग्य व्यक्ति को ही अष्ट प्रधान में पेशवा का पद दिया जाता था। लेकिन बाजीराव प्रथम जो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, तो बाजीराव प्रथम के पेशवा बनने के बाद पेशवा का पद वंशानुगत हो जाता है। तो इस वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे जिसमें हम लोग पेशवा के बारे में पढ़ेंगे। कभी पेशवा के समय में जो जो घटनाएं घटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। और आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो इसमें दो प्रकार का सब्सक्रिप्शन, एक प्लस कोर्स का और दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है यह 49,500 का है और आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यह 72,000 का है। और यहाँ यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 24 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है उसको हम लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 69,500 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट, तो 12 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 62,550 में मिल जाएगा। और 24 मंथ का आप लेना चाहते हैं तो यह 1,07,000 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या क्या है? तो डेली लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर सीरीज, ये चारों चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस कोर्स दोनों में मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है? तो पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें तो आपके लिए जीएस की तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि जब आप यूपीएससी जैसे देश के प्रतिष्ठित सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं जो देश का सबसे टफ कंपटीशन भी है,
तो वहाँ पर एक प्रॉपर गाइडलाइन मिलना चाहिए और एक मेंटोरशिप आपको मिलना चाहिए जो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता है। और जीएस के साथ-साथ आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, ये 27,500 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट के बाद 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, ये 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। और जब आप ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो यदि आप ज्योग्राफी का लेते हैं तो आप मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ जाएँगे और यदि आप हिस्ट्री का लेते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाएँगे क्योंकि मैं ये दोनों ऑप्शनल पेपर पढ़ाता हूँ, तो आप इससे मेरे से मार्गदर्शन ले सकते हैं। और तब तक आप लोग अगले वीडियो में हम मराठा साम्राज्य जो पेशवा का दिन है, वो लेके आएँगे उस पर लेक्चर। तब तक आप इस वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने-अपने ग्रुप में ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।